हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे हम लोग दूसरा पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं ना, तो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपसे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में यानी कि शॉर्ट टाइप प्रश्न में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों 50 जो यहाँ पे MBBI क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोग गेस क्वेश्चंस कराते हैं प्रत्येक वर्ष, और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न से ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले तो ये क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सबसे ज़्यादा बार पूछे गए वही प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक संपूर्ण जरूर कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड ये आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। चलिए दोस्तों इसका उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था, लेकिन नमक पर बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत भी देना था। कहने का अर्थ है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानूनी का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का भी संकेत देना था। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना दोस्तों आपसे एक भी मार्क्स नहीं काट सकता है। तो काफी सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे साफ साफ लिखना पड़ेगा कि दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था। नमक पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत भी देता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि पूंजीवाद क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों पूंजीवाद क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पूंजीवाद क्या होती है कि पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणाओं को मान्यता दी जाती है। पूंजीवाद में सरकारी अवधारणा का विरोध होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पूंजीवाद कहते हैं। यहाँ पे पूंजीवादी देश जैसे कि यहाँ पे अमेरिका हो गया, ठीक है। तो पूंजीवादी एक ऐसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था होता है, आर्थिक व्यवस्था होता है जिसमें निजी संपत्ति यानी कि खुद का संपत्ति, निजी लाभ, खुद का लाभ की अवधारणाओं को मान्यता दी जाती है। पूंजीवाद में सरकारी अवधारणा का विरोध होता है। पूंजीवाद में सरकारी अवधारणा का क्या होता है दोस्तों, विरोध होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद देश का उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल आप संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि चिपको आंदोलन क्या है
और यह कब बना? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में आरंभ हुआ था, ठीक है। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछे आते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था, ठीक है। कौन सा जिला था दोस्तों? गढ़वाल जिला से शुरू हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड में हुआ था। कौन सा जिला था दोस्तों? गढ़वाल जिला था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। कहने का अर्थ है यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ों पर चिपक कर आंदोलन किया, ठीक है। यानी कि इस आंदोलन में लोगों ने क्या किया दोस्तों? ग्रामीण लोगों ने पेड़ों पर चिपक करके आंदोलन किया, ठीक है। और दोस्तों पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं ना। तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी। तो देखिएगा दोस्तों, 1970 के दशक के आरंभ में कहाँ पे हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ों पर चिपक करके आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इसके नीचे में लिख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन की पिता कौन है दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। चिपको आंदोलन के पिता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह लिख देना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एमबीबीआई प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और दोस्तों इस बार भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, उसी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। जब देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो शेषफल बचता है तो उसे उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय किसको कहेंगे दोस्तों? जब भी किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? जो शेषफल बचता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय यदि प्रति व्यक्ति आय जिस देश का अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित होगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जिस भी देश का जितना अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपया महीना है। और यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा है। यानी कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो फ्रेंड पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भारत में किस जिले किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यहाँ पे राज्य जब भी पूछेगा ना तो आपको क्या करना है दोस्तों? बिहार। यानी कि भारत के बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य की प्रति व्यक्ति आय है? गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय है। अगर यहाँ पे जिला में पूछा जाए तो पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और दोस्तों शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि जब भी किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड अगर यहाँ पे प्रश्न वगैरह समझ में आता है ना तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाएंगे, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप और सुनामी में
कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि भूकंप और सुनामी में क्या डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे 3 को अंतर लिखना है। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100 टाइप में पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, एक तरफ भूकंप लिख देना है और दूसरा तरफ आपको सुनामी लिख देना और यहाँ पे बीच में अड्डी फाड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना है दोस्तों भूकंप में कि भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप मतलब क्या होता है दोस्तों, जमीन का कांपना है कोई, हम लोग क्या कहते हैं, जब जमीन यानी कि भू जब वाइब्रेट करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप कहते हैं। और यहाँ पे सुनामी उसको कहते हैं दोस्तों, भूकंपीय कंपन का केंद्र पर जब महासागर के तली में होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सुनामी कहते हैं। यानी कि भूकंप जब सुनामी मतलब महासागर में आती है तो उसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ये भूकंप स्थल खंड में होता है, स्थल में होता है जहां पे हम लोग रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, भूकंप कहलाता है। लेकिन यही भूकंप महासागर के तल में होगा ना तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे दोस्तों, सुनामी के नाम से जानेंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्या है, कह रहा है कि भूकंप का संबंध स्थल भाग से होता है। भूकंप का संबंध किससे होता है, स्थल भाग से होता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि सुनामी का संबंध जल भाग से होता है। ठीक है, सुनामी का संबंध किससे होता है दोस्तों, जल भाग से। और दोस्तों सुनामी कहाँ पे आती है, समुद्र में आती है। चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट को लिख देते हैं, भूकंप का प्रभाव कहीं भी पड़ सकता है। भूकंप का प्रभाव कहीं भी पड़ सकता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे सुनामी का प्रभाव हमेशा कहाँ पे पड़ता है, महासागर में ही पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, महासागर में पड़ता है, समुद्र में पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करती है आपको सभी अच्छी तरीके से पॉइंट्स याद हो चुका होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 100% इस तरह के प्रश्न जो ना पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं कि बहुत ही कम समय में घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जनित एवं संपत्ति पर पड़े, तो वह जिससे जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपदा कहते हैं। तो आपदा क्या होता है कि बहुत ही कम समय में घटने वाली ऐसी दुर्घटना, बहुत ही कम समय में घटता है ऐसी दुर्घटना। ठीक है, मतलब जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जनित एवं संपत्ति पर पड़े तो उसको जिससे जानमाल की क्षति पहुंचती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपदा कहते हैं। और यहाँ पे आपदा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक आपदा, एक होता है दोस्तों मानव जनित आपदा है। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि भोपाल गैस तरासाडी में भोपाल गैस कांड जिसको हम लोग कहते हैं, वह एक प्रकार का मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि वो मानव के भूल से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं कहेंगे बल्कि मानव जनित आपदा, जैसे कि यहाँ पे हो गया दोस्तों, कोई भी गैस अगर रिसाव होता है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा। ठीक है, क्योंकि भोपाल गैस कांड में क्या होता कि क्या हुआ था दोस्तों कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था जिससे हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये मानव के भूल से हुआ था। और प्राकृतिक आपदा जैसे कि यहाँ पे बाढ़ हो गया दोस्तों, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा होते हैं। ठीक है, इससे जान माल की क्षति पहुँचती है, इसमें लोग मारे भी जाते हैं ना। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो लास्ट में हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप जो है ना दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बारी बारी से तीनों क्षेत्रों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी क्या कहते हैं दोस्तों, एरिया कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में मेनली क्या आता है दोस्तों, कृषि आता है। इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं, मत्स्य पालन भी आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, पशुपालन आते हैं, मछली पालन आते हैं, मुर्गी पालन आते हैं और आपका मत्स्य पालन भी आते हैं। ये सब ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। ठीक है, और दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र कहाँ पे होता है, गांव में होती है। ठीक है, ग्रामीण जीवन में ही आधारित होता है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या भी कहते हैं दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें खनिजों को निकाला जाता है। इसमें किसको निकाला जाता है दोस्तों, खनिजों को निकाला जाता है तथा उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। ठीक है, उससे क्या बनाया जाता है, उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा तृतीय क्षेत्र जो है ना, तृतीय क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, जैसे कि बिजनेस जिसको कहते हैं, नौकरी हो गया। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और जो इस मतलब जो टीचर, जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको तीनों अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, कृषि आते हैं। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पे देखिएगा, द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं दोस्तों, सेवा क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको तीनों समझ में आ चुका हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी आप जो है अच्छी तरीके से घोल के पी जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखे। ठीक है, तो भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई पतन का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी जैविक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला हवाई अड्डा का नाम क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, और दूसरा हवाई अड्डा का नाम क्या है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहाँ पे, कोलकाता में है। और तीसरा है दोस्तों छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और चौथा है दोस्तों अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे, चेन्नई में। तो ये चारों हवाई अड्डा का नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, नई दिल्ली में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में। और छत्रपति शिवाजी, हालांकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप जो है ना दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI क्वेश्चन है ना। तो प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषता को लिख लेते हैं, जो निम्नलिखित है। तो सबसे पहला विशेषता है दोस्तों भारतीय कृषि का क्या है, देखिएगा कि भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारतीय कृषि जो है ना दोस्तों आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 80% जो है ना लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। कहने का अर्थ है भारत में कितने परसेंट लोग कृषि में जुड़े हुए हैं, 80% लोग जो है ना दोस्तों कृषि में जुड़े हुए हैं। और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे में तो भारत में 125 करोड़ आबादी है, विशाल जनसंख्या है, और सभी लोग किस पे कार्य कर रहे हैं, कृषि से ही प्राप्त करते हैं अपना भोजन। ठीक है, अपना आहार प्राप्त करते हैं। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ उद्योगों के लिए कच्चे माल कृषि से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो बड़ा बड़ा उद्योग होते हैं दोस्तों वहाँ पे किससे कच्चे माल प्राप्त कहाँ से होते हैं, कृषि से ही प्राप्त होते हैं। और चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। राष्ट्रीय आय में जो ना दोस्तों भारतीय कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान है, प्रमुख योगदान है। देश की 24% आबादी कृषि से ही प्राप्त होती है। मतलब 24% आबादी किससे प्राप्त होती है दोस्तों, कृषि से ही प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल में विविधता पाई जाती है। ठीक है, कहाँ की, भारतीय जो कृषि है, यहाँ की जलवायु, मिट्टी, धरातल में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, जिसके कारण फसलों में भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से फसल उपज होती है। ठीक है, उम्मीद करती है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे ये 10 नंबर प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रवाद क्या है। क्या बताना है दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में के 50 MBBI
शॉर्ट टाइप प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पे दूसरा पार्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोग 50 MBBI सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ाएंगे, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों रात्रि 9 बजे के क्लास में, जो कि काफ़ी तहलका क्लास होगी, काफ़ी धमाकेदार क्लास होगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।